Hello friends, welcome to our YouTube channel TSP Classes. Good morning to all of you. और सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और सोचिए हम सब कितने लक्की हैं, हम सब क्या आप सब इतने लक्की हैं कि आपका एग्जाम न्यू ईयर में होने वाला है, यानी 8 तारीख से। और उसकी वजह से आप नए साल की शुरुआत से ही पढ़ाई में जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। नया वर्ष इतने अच्छे से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मन लगा के पढ़िए और अपने सपने को साकार करिए। ठीक है, तो जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सामाजिक विज्ञान की यानी सामाजिक अध्ययन की क्लासेस चल रही हैं मैराथन के रूप में, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो अति लघु के हो, चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे वो लघु उत्तरी हो। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, कल तक हमने 36 क्वेश्चन किया था ना, 36 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। तो आज जो है हम 37 से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सॉरी एक मिनट, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था। तो आपका जो खजुराहो मंदिर है उसका निर्माण किस राजाओं ने कराया था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। पेन को थोड़ा डार्क कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है। अब ठीक है, देखिए, आपका जो खजुराहो मंदिर है वो राजपूत काल के टाइम में बना हुआ है और चंदेल राजाओं ने इसको बनवाया था। किसने? चंदेल राजाओं ने। आपका जो खजुराहो मंदिर है ये चतुर्भुज मंदिर है, मैंने पिछली बार भी आपको क्लास में पढ़ाया था। और आपका जो खजुराहो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। खजुराहो मंदिर को किसने बनवाया था? चंदेल राजाओं ने। राजपूत काल के शासन मतलब राजपूत काल में यह बना हुआ है। ठीक है, तीसरा है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में यह स्थित है और चंदेल राजाओं ने इसको बनवाया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, गीत गोविंद की रचना किसने की थी। ये जो आपका गीत गोविंद है इसकी रचना किसने की थी। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। किसने? जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। देखिए, ये सब अति लघु क्वेश्चन है, वन वर्ड में आंसर देना है, तो इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, तो इस वजह से थोड़ा फोकस करिएगा। बाकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम के ऐप पे फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप क्लास करिए, फिर वहां से पीडीएफ लेके क्विक रिवीजन करिएगा, चीजें तुरंत के तुरंत याद हो जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा एक बार करके देखिए। अभी आपके पास लगभग आज 1 तारीख है, तो उस हिसाब से आज को लेके 7 दिन है, आज को छोड़ दिया जाए तो 6 दिन है। इसमें जी तोड़ के मेहनत करिए ताकि एग्जाम में बिना बैक के आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। यानी जो राजपूत का के टाइम में जो प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे जहां पे शिक्षा दी जाती थी वहां के नाम लिखने हैं। तो काशी में और कन्नौज में, ये दोनों क्या है आपका प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है राजपूत काल के टाइम का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था। तो खजुराहो की जो मंदिर है उसका निर्माण जो है चंदेल राजाओं ने करवाया था। किसने? चंदेल राजाओं ने करवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताएं बताइए। तो जो दक्षिण भारतीय मंदिर थे उनकी विशेषता क्या है? उनकी मुख्य विशेषता ये है कि चट्टानों को काट के मंदिर बनाया जाता था। ठीक है, यानी कि ना कोई पत्थर वत्थर ले जाके सीमेंट विमेंट से ऐड करके नहीं, जोड़ के नहीं बनाया जाता था। पत्थर जो रहते थे ना, चट्टान, उन्हीं को काट काट के मंदिर बनाए जाते थे। ठीक, अब समझते हैं इसको।
दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताएं बताइए। तो इस काल में स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ था। कृष्ण प्रथम के समय में निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि चट्टानों को काटकर बनाया गया था, इस काल की स्थापत्य कला का यह सर्वोच्च उदाहरण है। कहने का मतलब ये है कि जो दक्षिण भारतीय मंदिर हैं, ठीक, उनमें जो एक आपका कैलाश मंदिर है एलोरा का, वह सबसे जो है क्या है, फेमस है, यह कह सकते हैं। तो उसको कैसे बनाया गया था, चट्टानों को काट कर बनाया गया था, ठीक। और जो जो आपका यह काल है, इसमें स्थायित्व कला का, चित्रकला का और मूर्ति कला का जो क्षेत्र है वह बहुत विकसित हुआ था। कृष्ण प्रथम के समय में यह आपका एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका। चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांवों को क्या कहते थे? तो चोलों के शासनकाल में जनपद को नाडु कहते थे, ठीक है, और गांवों को जो है कुर्रम कहते थे। फिर से समझिएगा, चोलों के शासनकाल में जनपद को नाडु कहते थे और गांवों को कुर्रम कहते थे। याद रहेगा, चोलों के शासनकाल में जनपद को नाडु कहते थे, ठीक है, और गांवों को कुर्रम कहते थे। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह क्या था? तो जो पल्लवों थे उनका जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो था कांची। क्या था? कांची, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो जो पल्लव के प्रसिद्ध रथ मंदिर है वह कहाँ पर, किस स्थान पर निर्मित है? तो महाबलीपुरम में, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। महमूद गजनवी और महमूद गौरी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। यानी पूछा गया है क्वेश्चन में कि महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया था उसका क्या उद्देश्य था, और मोहम्मद गौरी का जो भारत पर आक्रमण था उसका क्या उद्देश्य था। तो वन बाय वन हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला देखिएगा, महमूद गजनवी का आक्रमण। जो आपका महमूद गजनवी था वह किस उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था? तो पहले हम देखते हैं, महमूद गजनवी तुर्क सरदार जिसने पश्चिम एशिया की छोटी सी रियासत गजनी राज्य की स्थापना की थी, ठीक। महमूद गजनवी क्या था कि वह तुर्क सरदार था, महमूद गजनवी तुर्क सरदार था और वह पश्चिम एशिया के छोटी सी रियासत गजनी राज्य की स्थापना इसने की थी, और यह जो है वहां का क्या था, उत्तराधिकारी था, ठीक। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी, यानी महमूद गजनवी बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने भारत की धन संपदा के बारे में गाथाएं सुन रखी थी। यानी जो महमूद गजनवी है उसने भारत के बारे में सुन रखा था कि भारत क्या है, एक सोने की चिड़िया है। यानी यहाँ पे धन और जो है धन, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात बहुत अधिक मात्रा में भारत में हैं। तो यहाँ की जो धन संपदा थी भारत की, उसके बारे में महमूद गजनवी ने सुना हुआ था, ठीक। उसके बाद वह भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। आपका जो महमूद गजनवी है वह हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक। और इसका इरादा जो था, ठीक, महमूद गजनवी का जो इरादा था वह सिर्फ और सिर्फ ये था कि वह भारत पर आक्रमण करे और धन दौलत लूट कर इकट्ठा करके फिर वह अपने देश वापस चला जाए, ठीक। उसको जो है भारत पे शासन नहीं करना था, सिर्फ वह आता था, आक्रमण करता था और धन दौलत लूट कर इकट्ठा कर कर वह अपने प्रदेश वापस चला जाता था, ठीक। और जो महमूद गजनवी था उसका भारत में जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है सोमनाथ मंदिर, उस पर हुआ था, ठीक है। जो उसका 17वां आक्रमण था या जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वह सोमनाथ के मंदिर पर वह आक्रमण किया था। वहां से उसने बहुत सा धन, सोना, चांदी लूटा और गजनी यानी अपने प्रदेश वापस चला गया।
तो महमूद गजनवी के बारे में आप लिख लेंगे, कुछ भी नहीं है, हिस्ट मतलब सिर्फ कहानी की तरह याद रखिए कि महमूद गजनवी एक तुर्क सरदार था, ठीक, जिसने पश्चिम एशिया के छोटे से रियासत में क्या किया था, गजनी राज्य की स्थापना की थी। गजनवी से गजनी, ठीक, इजी है, गजनवी से गजनी राज्य की स्थापना की थी और वह वहां का उत्तराधिकारी था, ठीक, वह बहुत ही क्या था, महत्वाकांक्षी शासक था और उसने भारत की धन संपदा के बारे में गाथाएं सुन रखी थी। उसका जो है भारत पे शासन करने का कोई जो है ख्याल नहीं था, वह सिर्फ भारत में आता था, ठीक, आक्रमण करता था, धन लूटता था और वह अपने देश वापस चला जाता था, ठीक है। और उसने सब 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। सॉरी। और सबसे जो उसका प्रसिद्ध आक्रमण था वह जो है सोमनाथ का मंदिर था, ठीक, ये था महमूद गजनवी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में, ठीक है। देखते हैं मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण का क्या कहानी है। मुहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण, ठीक है। महमूद गजनवी के लगभग 150 वर्ष बाद अफगानिस्तान की एक छोटी सी रियासत गौर का तुर्क शासक मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने आया था। यानी जो महमूद गजनवी के 150 वर्ष बाद, महमूद गजनवी के 150 वर्ष बाद मोहम्मद गोरी जो है वह हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। जो आपका गौरी है वो अफगानिस्तान का था, ठीक, वहां की एक छोटी रियासत गौर का तुर्क शासक था, वहाँ क्या था, तुर्क शासक था। फिर से समझते हैं। महमूद सॉरी मोहम्मद गोरी जो है वो महमूद गजनवी के लगभग 150 वर्ष बाद अफगानिस्तान की एक छोटी सी रियासत गौर का तुर्क शासक था। मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने आया था। गौरी ने सबसे पहले पंजाब के मुल्तान शहर पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले कहाँ पे आक्रमण किया था, पंजाब के मुल्तान शहर पर आक्रमण किया, ठीक, तथा सिंध और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। समझ में आया। मोहम्मद गोरी जो है वो गजनवी के 150 वर्षों के बाद आया था और वह अफगानिस्तान की एक छोटी सी रियासत का तुर्क शासक था। मोहम्मद गोरी जो है भारत पर आक्रमण करने आया था और मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले पंजाब के मुल्तान शहर पर आक्रमण किया और सिंध और मुल्तान पर क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम पर आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध में गौरी हार गया। सबसे पहले जब वो भारत पे आया तो वो कहाँ पे आक्रमण किया, पंजाब के मुल्तान शहर में, ठीक है, पंजाब के मुल्तान शहर पर उसने आक्रमण किया। लेकिन क्या हुआ कि वहां पे तो उसने सिंध और मुल्तान को जीत लिया और उस पे अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद जो है वह गुजरात की तरफ आगे बढ़ा। तो गुजरात में चालुक्य वंश का शासनकाल चल रहा था उस समय। तो वहां पे राजा भीम थे उस समय, ठीक, राजा भीम का शासनकाल था। तो राजा भीम के शासनकाल में मुहम्मद गोरी ने गुजरात में चालुक्य वंश के जो राजा भीम थे उन पर क्या किया, आक्रमण किया, ठीक, लेकिन इस युद्ध में गोरी हार गया। आई बात समझ में। मोहम्मद गजनवी जो है वो सिर्फ धन और लूटता था फिर वापस चला जाता था, लेकिन मोहम्मद गोरी ने शासन काल के लिए जो है आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी धन के लिए आक्रमण किया और मोहम्मद गोरी ने अपना जो है साम्राज्य स्थापित करने के लिए आक्रमण किया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, इस्लाम के संस्थापक या पैगंबर के विषय में लिखिए। ठीक, इस्लाम के संस्थापक या पैगंबर के विषय में लिखना है तो समझिएगा। इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम के जो संस्थापक थे वो कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म अरब देश में जिस काल में हुआ था, ठीक, उस काल में अरब के निवासी अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए थे, ठीक, वे घोर रूढ़वादिता में जकड़े थे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में 7वीं शताब्दी में अरब देश में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। यानी इस्लाम वंश का, सॉरी, इस्लाम धर्म के
उदय कैसे हुआ वो हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस्लाम धर्म का जो संस्थापक है वो हजरत मोहम्मद साहब जी थे। ठीक, इनका जन्म यानी हजरत मोहम्मद साहब जी का जन्म अरब देश में हुआ था, और इनका जन्म जिस काल में हुआ था उस काल में अरब के जो निवासी थे वो अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए थे, और वहाँ जो है सब रूढ़वादिता के उसमें जकड़े हुए थे। और ऐसी परिस्थितियों में 7वीं शताब्दी में अरब देश में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। ठीक, मुहम्मद साहब इस्लाम धर्म के द्वारा लोगों को एक नया रास्ता दिखाए थे। ठीक, मोहम्मद साहब ने इस्लाम के द्वारा लोगों को क्या किया, एक नया रास्ता दिखाया। इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में अरब के मक्का नगर में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद साहब जी का जन्म 570 ईस्वी में अरब के मक्का नगर में हुआ था। आई बात समझ में? अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों के ज़कात का अर्थ स्पष्ट करिए। मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांत थे, उसमें से एक जो ज़कात है उसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो हम पांचों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा, मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए दैनिक जीवन में 5 सिद्धांत निम्न है। उन्होंने 5 सिद्धांत बताए थे कि जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं उनको अपने दैनिक जीवन में यह 5 सिद्धांत जो है उसको फॉलो करना है। तो पहला क्या है वो देखते हैं। तो पहला ये था कि प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, यानी जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा है वह उसके दैनिक जीवन में 5 सिद्धांत हैं उनको उन्हें लागू करना होगा। पहला है आपका प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना होगा। ठीक, दूसरा है आपका रमजान के पवित्र महीने में रोजा यानी व्रत रखना होगा। ठीक, तीसरा है आपका अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। चौथा है आपका अपनी उपार्जित आय का, यानी उनकी जो भी इनकम है उसमें जो है 2% वह गरीबों को दान करेंगे, यही जक़ात कहलाया। क्या कहलाया? जक़ात। जक़ात क्या है कि जो व्यक्ति मतलब उनका उसका जो भी इनकम है उसमें जो उसकी इनकम का 2% वह गरीबों को दान करेगा, यही जक़ात कहलाया। ठीक, अगला है पांचवा, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा यानी हज करना। उनके अनुसार मूर्ति पूजा निषिद्ध थी, मस्जिदों में कोई मूर्ति या चित्र नहीं हो सकता। ठीक है, इनके अनुसार क्या था, मूर्ति पूजा वह मानते नहीं थे, और मस्जिद में किसी भी प्रकार की मूर्ति और चित्र नहीं रह हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है। तो ताजमहल भी आपकी विश्व की जो 7 आश्चर्यजनक इमारत है उसमें ताजमहल भी शामिल है। ठीक, अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सब जो क्वेश्चन है ना ये बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में। 16 में आया है, फिर 17 में आया है, फिर 19 में आया है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? उसने अपने शासन में कौन सी योजनाएं लागू की थी? तो देखिएगा, मुहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। और गयासुद्दीन तुगलक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक थे। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मुहम्मद बिन तुगलक सन 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, उसने 26 वर्ष शासन किया और उसने अपने शासन में निम्न योजनाएं लागू की। कौन कौन सी योजना लागू की वो हम पढ़ेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। और गयासुद्दीन तुगलक कौन थे? ये जो है तुगलक वंश के संस्थापक थे। ठीक, तुगलक वंश के जो संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे उन्हीं का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र है यानी मुहम्मद बिन तुगलक वो सन 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना और उसने 26 वर्ष शासन किए थे। और उसने अपने शासन काल में निम्न योजनाएं लागू की। ठीक,
तो कौन कौन सी योजनाएं हैं वो हम देखते हैं। पहला है दोआब में कर वृद्धि। देखिए दोआब क्या होता है, जैसे दो नदियों का जो बीच की भूमि होती है ना उसको दोआब कहते हैं, वो बहुत उपजाऊ होती है। तो दोआब में कर वृद्धि, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि को दोआब कहते थे। ठीक, दोआब में कर वृद्धि कर दी। दूसरा, राजधानी में परिवर्तन कर दिया। ठीक, राजधानी में परिवर्तन करके नए स्थान पर दूसरी राजधानी बना दी। तीसरा है आपका तांबे की मुद्रा का चलन। उसने क्या किया कि जो मुद्रा थी वह तांबे का चलवा दिया। ठीक, तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाने का आदेश दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सिकंदर लोदी की उपलब्धियां बताइए। ये क्वेश्चन, हालांकि सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं कहीं पे मेंशन कर दिया गया है कि इस साल में पूछा गया है, कहीं कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, तो उससे आप घबराइएगा नहीं। जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि सारे क्वेश्चंस ये एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार रिपीटेड है। ठीक है, तो देखिएगा, सिकंदर लोदी की निम्न उपलब्धियां थी। पहली उपलब्धि क्या थी, सिकंदर लोदी ने 1504 में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित की। ठीक, और वह जो नया नगर था वो आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, देखिएगा सिकंदर लोदी की जो निम्न उपलब्धियां थी, पहला था आपका, सिकंदर लोदी ने 1504 में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित की। ठीक, और जो वो नया नगर था वो आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक, अगला है, उसने प्रजा को राजभक्त और राज्य को शक्तिशाली बनाने तथा वस्तुओं का मूल्य घटाकर और उन पर नियंत्रण करके राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। ठीक है, अगला देखते हैं, सिकंदर लोदी ने एक प्रमाणिक गज, यानी सिकंदर लोदी ने एक जो है मापक पैमाना बनाया। ठीक, प्रमाणिक गज यानी जो स्केल होता है, नापने का जो स्केल होता है उसको उन्होंने बनाया। ठीक, जो 30 इंच का होता था। क्या होता था, 30 इंच का होता था, और यही आपका सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। तो सिकंदर लोदी की जो विशेष बातें थी, उपलब्धियां, वो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, सेना के संगठन में अलाउद्दीन ने क्या सुधार किया था। यानी जो सेना का संगठन था उसमें अलाउद्दीन ने क्या सुधार किया था। देखिए 15 में आया, 16 में आया, फिर 17 में आया। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को था। यानी अलाउद्दीन खिलजी जितने भी युद्ध जीतते थे उनका अधिकतर श्रेय उसकी सेना को जाता था। ठीक है, अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया था। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों की नियुक्ति उनके घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर की जाती थी। यानी वह सैनिकों को कैसे नियुक्त करता था, कैसे चुनता था, उनका एग्जाम लेता था। और एग्जाम किसके कैसे लेता था, घुड़सवारी के थ्रू, शस्त्र चलाने के थ्रू। तो जब उनकी योग्यता अच्छी रहती थी तब वह उसको अपने सेना में शामिल कर लेता था। ठीक है, उसके बाद सैनिकों की हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। यानी सैनिक को अच्छे से देखा जाता था कि हाँ ये हमारे सैनिक हैं कि नहीं, किसी दुश्मन के सैनिक तो आके हमारे सैनिक के ग्रुप में तो आके नहीं मिल गए हैं। तो वही कहा जा रहा है कि सैनिक के हुलियों का पूरा विवरण रखा जाता था। ठीक है, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई। आपका जो अलाउद्दीन खिलजी है यह ऐसा शासक है जिसने नगद वेतन दिया था सैनिकों को। ठीक है, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली जो अपनाई गई थी वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद, और घोड़ों की दाग लगाने की व्यवस्था भी प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दो कार्य किए थे सेना के मतलब क्षेत्र में, कि सैनिकों को नगद वेतन
देने की प्रणाली अपनाई थी और घोड़ों को दाग लगाने की व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ की थी। अब घोड़े को दाग लगाना क्या होता है? जैसे अब बहुत सारे घोड़े हैं, है ना? अब 4,75,000 तो सैनिक ही हैं, तो घोड़े की संख्या तो होगी ही होगी। तो क्या था उसमें कि उनको घोड़ों को पहचानने के लिए उनके ऊपर एक मोहर लगाई जाती थी। वही क्या कहलाया? घोड़ों की दाग लगाने की व्यवस्था। घोड़ों को दाग क्यों लगाया जाता था? ताकि पहचान में आ सके कि हाँ ये घोड़ा है, किसका है। ठीक, तो वही कहा जा रहा है कि घोड़ों को दाग लगाने की व्यवस्था और सैनिकों को नगद वेतन देने की जो प्रणाली थी वो जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखिए। शिवाजी का शासन प्रबंध कैसा था उसको हमें लिखना है। तो देखते हैं, पहला आपका शिवाजी, पेन चेंज करते हैं, देखिएगा। शिवाजी एक कुशल सैनिक, योग्य सेनापति तथा लोकप्रिय शासक थे। शिवाजी क्या थे? एक कुशल सैनिक थे, योग्य सेनापति थे और लोकप्रिय शासक थे। शिवाजी ने अपनी योग्यता के आधार पर मराठों को संगठित किया था तथा दक्षिण की राजनीतिक सूझ के चलते अलग मराठा राज्य की स्थापना की थी। अगला देखिएगा। शिवाजी ने अपने राज्य की व्यवस्था हेतु 8 मंत्री नियुक्त किए। कितने? 8 मंत्री नियुक्त किए। इन्हें अष्टप्रधान भी कहा जाता है। ठीक, सॉरी, अष्टप्रधान भी कहा जाता था। प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी था, यानी हर एक मंत्री सब राजा से लिंक थे। अगला देखिएगा। साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार हेतु शिवाजी ने एक नियमित तथा स्थायी अनुशासित सेना की व्यवस्था की जिसे नगद वेतन दिया जाता था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं, सल्तनत काल की 4 प्रमुख इमारतों के नाम बताइए। यानी जो सल्तनत काल है उसकी 4 प्रमुख इमारतों के नाम बताने हैं। तो पहला आपका कुतुब मीनार, 4 नाम बताने हैं। कुतुब मीनार हो गया, हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा हो गया, अलाई दरवाजा हो गया और जमात खान खाना मस्जिद। ये 4 इमारत आपके सल्तनत काल में बनाई गई है। ठीक है, आप इनके अलावा और भी जो इजी है वो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की योजना क्यों असफल हुई? समझिएगा। सिक्का ढालने पर राज का नियंत्रण नहीं करने से अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा जिससे अर्थव्यवस्था ठप हो गई। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सिक्का ढालने पर राज का नियंत्रण नहीं रहने से अनेक जाली क्या हो गई? टकसाल बन गई। ठीक है, और लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा जिससे क्या हो गया? इकोनॉमी ठप हो गई, यानी जो उसका पैसे का मूल्य था वो कम हो गया। और जब वह व्यवसाय करता था तो उससे क्या हुआ कि लगान मन सॉरी वो जो टैक्स देते थे ना, टैक्स देने से क्या हुआ कि मतलब लगान जो है यानी टैक्स जो है वो जाली सिक्कों से दिया जाने लगा जिससे क्या हुआ? अर्थव्यवस्था ठप हो गई। फिर सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा चीन तथा ईरान से मिली। उसको फिर सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? चीन तथा ईरान से मिली। वहां के शासकों ने इन योजनाओं को सफलता पूर्वक चलाया जबकि मुहम्मद तुगलक के प्रयोग विफल रहे। सुल्तान को अपनी इस योजना की असफलता पर भयानक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सिक्का ढालते थे ना, सिक्का जो बनाते थे, उस पे राज का नियंत्रण ही नहीं था। ठीक, और बहुत सारे टकसाल यानी जो बहुत सारे सिक्के थे वो जाली हो गए, मतलब उनका कोई वैल्यू ही नहीं था सिक्के का। सिक्के की कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो जब टैक्स वगैरह देना था तो क्या हुआ? वो जाली सिक्के देते थे तो उससे क्या हुआ? उनका अर्थव्यवस्था ठप हो गया। तो फिर उसने जो है चीन में और ईरान में सांकेतिक मुद्रा चलाई जाती थी तो उसने वहां से प्रेरणा ली कि जिस तरीके से चीन और ईरान में सांकेतिक मुद्रा चलाई जा रही है वैसे ही वह अपनी राज्य में भी चलाएगा। लेकिन वहां के शासक तो इस योजना में सफल हो गए लेकिन जो मोहम्मद तुगलक है वो सांकेतिक मुद्रा चलाने में विफल हो गया। और सुल्तान को अपनी इस योजना की असफलता पर बहुत भयानक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? उसको लाख बख्श क्यों कहा जाता था? तो देखिएगा, जो मोहम्मद बार बार आ रहा है, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। जो मोहम्मद गोरी जो है अफगानिस्तान से आया था और वो मुल्तान पे आक्रमण किया था, वही मोहम्मद गोरी की बात हो रही है। तो मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 में महमूद गौरी की मृत्यु के बाद इसका दामाद यानी कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई। मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वही मोहम्मद गोरी का दामाद भी था। और मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। और 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उसका जो दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक था वही दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई। और इस वंश का नाम गुलाम वंश इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे गुलामों के गुलाम जो है, यहाँ पे उन्होंने शासन किया। जैसे अब ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुलाम थे वो इल्तुतमिश जी थे। ठीक है, तो वही है। तो अब हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी उदारता के कारण, ठीक, लाख बख्श कहा जाता था। अर्थात वह लाखों का दान करने वाले दानप्रिय व्यक्ति थे, इसीलिए इनको लाख बख्श कहा जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत युग में चर्चा शब्द किससे संबंधित है? तो सल्तनत युग में चरसा शब्द सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की बाल्टी से संबंधित था। जो आपका सल्तनत युग में चरसा शब्द था, वह सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली जो चमड़े की बाल्टी होती थी उससे संबंधित था। ठीक, अगला क्वेश्चन है। सल्तनत काल में किसे तूतीय हिंद भारत का तोता की उपाधि मिली थी? तो अमीर खुसरो को जो है तूतीय हिंद यानी भारत का तोता की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? तो देखते हैं उनका वास्तविक लक्ष्य क्या था कि सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों की हुलिया रखना तथा फौजों का निरीक्षण करना। अगला क्वेश्चन है। शिवाजी के समय सरसू बदार किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के समय सरसू बादार किसी क्षेत्र विशेष के सेनापति को कहा जाता। हाँ, अगला क्वेश्चन है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाज था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इब्राहिम लोदी एवं बाबर का युद्ध कब और कहां पर हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर का जो युद्ध हुआ था वो 1526 में पानीपत के मैदान में हुआ था। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर का मुकाबला हुआ और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, यानी इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर इस युद्ध में जीत गया था। लोदी मारा गया, लोदी की मृत्यु हो गई थी और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। कहने का मतलब ये है कि 1526 के पानीपत के युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी और बाबर का मुकाबला हुआ। इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और वह मारा गया और इसके बाद जो है बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन काल में किन दो मस्जिदों का निर्माण कराया? तो कुव्वत उल इस्लाम का और अढ़ाई दिन का झोपड़ा का, इन दो मस्जिदों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है। सल्तनत काल का अंतिम सम्राट कौन था? तो सल्तनत काल का अंतिम सम्राट इब्राहिम लोदी था। ठीक, अगला क्वेश्चन है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक, अगला क्वेश्चन है। खिलजी वंश की दो शासकों के नाम लिखिए। तो खिलजी वंश के दो शासक अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन खिलजी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया, ठीक, इक्ता नाम दिया, तो कौन था वो? फिरोज तुगलक।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिजरी संवत किसके द्वारा चलाया गया? तो ये जो हिजरी संवत है वो अकबर के द्वारा चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है, तो कौन सा है ये? फतेहपुर सीकरी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहते थे? तो सल्तनत काल में प्रांत को सिख कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक जो है वह अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। ठीक, कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई थी? तो सल्तनत काल में सैनिकों को जो नगद वेतन देने की प्रणाली थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत काल के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए थे? ठीक, तो इसका आंसर देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा कि दिल्ली सल्तनत जो है उसमें टोटल 5 वंश ने शासन किया था। कितने? 5 वंश ने। ठीक, इसको इस ट्रिक से याद रखिएगा। जी, एक मिनट। ठीक, जी के टी एस एल। ठीक, जी के टी एस एल। ठीक है, जी मतलब गुलाम वंश, जी मतलब गुलाम वंश। और गुलाम वंश कब से कम, इसकी जो है शासनकाल था 1206 से शुरू हुआ था 1290 तक। ठीक है, 1206 से 1290 तक। के मतलब खिलजी वंश, के मतलब आपका खिलजी वंश। ठीक, तो खिलजी वंश का शासनकाल क्या था? 1290 से 1320। ठीक, 1290 से 1320। फिर टी से आया आपका तुगलक वंश। क्या हुआ? तुगलक वंश। और तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो था आपका 1320 से लेके 1414 तक, 1414 तक। उसके बाद आपका आया सैयद वंश, सैयद वंश। और जो सैयद वंश का शासनकाल था वो था आपका 1414 से लेकर 1451 तक का। ठीक, उसके बाद आते हैं आपके ये जो है, एक मिनट, ये जो है आपका एल यानी लोधी वंश। ठीक, लोधी वंश। तो जो लोधी वंश का शासनकाल का टाइम है वो है आपका 1451 से लेके 1526। ठीक, अगर टाइम होता तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती, मतलब अच्छे से पढ़ाती, लेकिन अभी हालांकि एग्जाम एक हफ्ते बाद है तो इतना डिटेल में पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। तो पूछा है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए थे? ठीक, सर्वाधिक शासक हुए, तो आपका गुलाम वंश में देखिएगा 1206 1290 तक। ठीक, खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 तक। तुगलक वंश में 1320 से 1414। और सैयद वंश 1414 से 1451। और लोधी वंश 1451 से 1526। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए, तो आप कहेंगे गुलाम वंश में। ठीक, गुलाम वंश में, गुलाम वंश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक शासक हुए थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा जो है वंश था जिसने बहुत अधिक समय तक शासन किया, तो वो आपका तुगलक वंश होगा। ठीक, तुगलक वंश लगभग 90 साल तक उसने, 90 या शायद देखते हैं 1414 में अगर हम 1320 माइनस करते तो कितना होता है? 4,
11 से 2 के 9, लगभग 94 वर्ष, ठीक, 94 ईयर इसने शासन किया था। क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक ये पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए, तो गुलाम वंश में। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा वंश है जो सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो आपका तुगलक वंश किया था, ठीक। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश ने शासन किया था। GKTSL, यानी जी फॉर गुलाम वंश, के फॉर खिलजी वंश, टी फॉर तुगलक वंश, यस फॉर सैयद वंश, एल फॉर लोधी वंश। इन्हीं का ये जो शासन काल है, इन्हीं क्रम में था, ठीक। गुलाम वंश का जो शासन काल था 1206 से 1290 था। खिलजी वंश का जो शासन काल था वो 1290 से 1320 था। तुगलक वंश का 1320 से 1414 था। और सैयद वंश का 14 से 1451 था। और लोधी वंश 1451 से 1526 था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने टोटल 76 क्वेश्चन किए हैं। अब जो है हम कल आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं अब नई क्लास में। और आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास हेल्पफुल हो, तो आप जरूर एक शेयर करिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से आपको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।